पर बात करेंगे। आज हमारी ये बातचीत इस विषय पर होगी कि आरसीएम की सही शुरुआत किस माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है माइंडसेट, दूसरा है स्किल सेट, और तीसरा है स्ट्रेटेजी। यानी एक सही मानसिकता के साथ, एक सही विचारधारा के साथ, एक सही विजन और दृष्टिकोण के साथ जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपकी सफलता काफी काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है। सॉरी। और उसके बाद जब आप सीखते हुए अपनी योग्यताओं को, अपने कौशल्य को डेवलप करते हुए आगे चलते हैं तो आप कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और फिर आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी का होना, ये बहुत जरूरी होता है सफलता के लिए। तो इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, माइंडसेट, स्किल सेट और स्ट्रेटेजी। तो कैसे आपको सही मानसिकता के साथ शुरुआत करनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि अधिकतर लोग जो फेल होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो अपनी योग्यताओं की कमी की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि वो सही मानसिकता ना हो पाने की वजह से या डेवलप ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं। तो आज हम वो मानसिकता बिल्डअप करेंगे जो सफल लोगों में जो मानसिकता होती है, जो माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों का होता है, कामयाब लोगों का होता है। मुझे लगभग 22 साल हो गए आरसीएम में, कि मैंने शुरुआत की थी आज से 22 साल पहले। तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये सिस्टम इतना बड़ा रूप लेने वाला है। जस्ट ये सोचा था कि हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा, जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया है। तब नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा मिशन है जो आने वाले समय में इस पूरे देश को बदल के रख देगा। बट अब जैसे जैसे 22 साल का समय गुजरा है तो बहुत सारी चीजें समझ में आई है, बहुत सारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है, कलेक्ट किया है। वो एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा विश्वास है, अगर डायरी पेन आप लेकर नहीं आए हैं तो आप डायरी पेन खोल लीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा विश्वास है कि जो बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उन बातों की वजह से एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और शायद आप में से कई लोगों को आज ऐसा लगेगा कि सही मायने में आज से सफर की शुरुआत हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। चलिए बिना विलंब किए मैं अपनी स्क्रीन आपके बीच में शेयर करता हूं। और मुझे अगर मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखती है तो आमिर जी आप जरूर से ये बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको दिखनी शुरू हो गई। यस सर। प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। और टीसी सर जी को भी बहुत ज्यादा भरोसा है आमिर जी पर, क्योंकि जिस तरीके से वो डेडिकेट हो जाते हैं, जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, तो ये वाकई में काबिले तारीफ है। और ऐसे ही समर्पित साथियों की वजह से आज ये मिशन इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी, मुझे मालूम है कि जो लोग आज यहाँ कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे वैसे ही लोग हैं जो इस देश को बदलना चाहते हैं। अपने परिवार की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ, आप अपने टीम को कामयाब बनाने के साथ साथ, आप अपने आसपास का समाज और वातावरण बेहतर बनाने के साथ साथ, आप लगातार इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग सभी वो लोग हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं, राइट माइंडसेट टू स्टार्ट। कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे आरसीएम के अभियान में शामिल होना है, या आप में से जो लोग अभी अभी शामिल हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज होगी जो आज हम बातचीत करेंगे। और जो साथी पिछले कई महीनों या कई सालों से है और जिनके पास वो रिजल्ट नहीं है जो रिजल्ट आने चाहिए थे, तो उनके लिए भी ये आज की बातचीत बहुत ज्यादा काम की होगी। कि अगर आप अपना मन चाहा रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए क्या मानसिकता होनी चाहिए। जो आरसीएम के सफल और कामयाब लोग हैं, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, चाहे वो विजेंद्र सिंह राठौर जी हो, सुरेंद्र वस्त जी हो, चाहे केसी छाबड़ा जी हो, तो ये जितने भी सफल लीडर्स हैं, तो इनका माइंडसेट कैसा है। या दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, आइए हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं देख रहा हूं जैसे जुम तो फुल हो गया है। अपने साथियों को शायद आपने यूट्यूब का लिंक दे दिया होगा। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी साथी से कि यहाँ कमेंट में भी यूट्यूब का लिंक डाल दें, ताकि जो भी साथी अपने टीम के लोगों को नहीं दे पाए हैं तो वो टीम को फॉरवर्ड कर सके। तो एक बार कमेंट में डाल दीजिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो एक बात से मैं शुरुआत अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, कि जो एक कोटेशन मेरे एक गुरु ने, मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया था, कि यू आर नॉट स्किल्ड व्हेन यू रिमेंबर समथिंग, यू आर एक्चुअली स्किल्ड व्हेन
इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगेट समथिंग। आप तब अपने आप को स्किल्ड नहीं मान सकते जब आप किसी चीज को याद कर चुके हैं, बल्कि आप स्किल्ड तब मान पाएंगे जब कोई चीज आपके मन मस्तिष्क में, अंतर मन में, आपके जेहन में इतनी गहराई तक उतर गई है कि जिसको भूल पाना आपके लिए मुश्किल है। ये बात बहुत गहरी है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सिंपल करके एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मेरी चौथी से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो संबलपुर उड़ीसा में हुई। तो वहां पर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, बट एक लैंग्वेज उड़िया का था। एक एक पीरियड हमारा उड़िया का होता था जो ऑप्शनल था, लेकिन ठीक है, हमको अच्छा लगता था तो हम पढ़ते थे। सो जो उड़िया उस वक्त मैंने सीखी, ये घटना मुझे 10वीं पास करके आई थिंक कि लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो हालांकि हो सकता है कि आपको ये उम्र देखकर अंदाजा नहीं लग पा रहा होगा, बट ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है या गामा ओरिजिनल का कमाल है और आरसीएम की शुद्ध प्रोडक्ट्स का कमाल है। तो 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे 10वीं पास करके। तो वो जो उड़िया मैंने उस समय सीखी थी, आज भी इस बीच में, इस 30 सालों में मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कहीं उड़िया की किताबें पढूं या कहीं पर मैं लिखूं। लेकिन आज भी मुझे उड़िया पढ़ना आता है और आज भी मुझे उड़िया लिखना आता है और थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा बोलना भी आता है, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस उस समय भी ज्यादा नहीं कर पाए थे, तो वो थोड़ा मोड़ा ही आता है। उस समय भी थोड़ा आता था, आज भी थोड़ा आता है। तो एक बात समझिए कि 30 साल हो गए और मैं आज भी उड़िया को भूल नहीं पाया हूं, बिकॉज वो लर्निंग इतनी गहराई में बैठ चुकी है। जब आप प्लान शो करने की अगर बात आए या फॉलो अप करने की बात आए या फिर आप कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने की बात आए या डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात आए, तो जब आप कामयाबी की बात करते हैं ना, जब आप खूब सारा पैसा कमाने की बात करते हैं, तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी होती है। और वो स्किल डेवलप हुई या नहीं हुई, ये कैसे मालूम पड़ता है? कि जब कुछ चीजों का भूल ही नहीं पाते। आप कैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, बट आप वो काम जब करते हैं तो सेम उसी तरीके से करते हैं जैसा आपने सीखा है। तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किल डेवलप हो गई। रात को 2 बजे भी कोई आपको हिलाए ना, उठाए और पूछे कि भैया बताओ, जल्दी से बताओ तीसरा बेसिक कौन सा है, और आप फट से बोले ये सब तीसरा बेसिक है कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी लोगों से समय लेना और लोगों को आमंत्रित करना। चौथा बेसिक कौन सा है? तो सर शो द प्लान, चौथा बेसिक है। पांचवा बेसिक कौन सा है? तो सब फॉलो अप एंड सही तरीके से लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहला बेसिक कौन सा है? सर यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। जब आपको बेसिक कोर कार्डिनल इस तरह मन के अंदर बैठ जाए, तो आप समझ जाना कि आप एक्सपर्ट होने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बड़ा डिसीजन, एक सही डिसीजन लिया। आरसीएम के सफर में आपने शुरुआत की, इस मिशन में आप शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ये डिसीजन आने वाले वक्त में आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी, बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा, जैसे आज हम और हमारा परिवार जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। और मेरी तरफ कई सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर जो आज की मीटिंग में कनेक्टेड भी है, तो वो जिस तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको भी ये मौका मिलेगा। बट कुछ बातों को ध्यान रखना है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आरसीएम एक अभियान है जो आपको मौका देता है भीड़ से बाहर निकलने का। यानी दुनिया में बहुत बड़ी भीड़ है, दुनिया में हर व्यक्ति कैसे न कैसे अपनी जिंदगी को जी ही रहा है, कैसे न कैसे वो अपनी जिंदगी को चला ही रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, मैं मीडियोकर लाइफ ना जीऊं, मैं घिसते हुए, सिसकते हुए जिंदगी ना जीऊं, जब मेरी मर्जी है तब मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं, जो मैं अपने परिवार के लिए खरीदना चाहूं वो मैं अपने परिवार के लिए खरीद सकूं, अपने बच्चों को जिस स्कूल में मैं पढ़ाना चाहूं उस स्कूल में मैं पढ़ा सकूं। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कि अगर भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं ना, भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आरसीएम एक ऐसा माध्यम है जो आपको भीड़ से बाहर लेकर आएगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मिशन में, इस अभियान में आपको कोई बहुत बड़ी लागत लगानी नहीं पड़ती। ये इसकी खूबी है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये इसकी कमजोरी भी है कि चूंकि आपको बहुत सारा पैसा लगाना नहीं पड़ता, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये तो फ्री का बिजनेस है, तो साहब इसमें क्या लगेगा, करके देख लेते हैं, ट्राई मार के देख लेते हैं। तो ट्राई मार के देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। श्रद्धा जो है ना, वो बीच की नहीं होती, या तो होती है या तो नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं या गुरुद्वारा जाएं, ये सोच कर जाएं कि किसी मंदिर में मैं जा रहा हूं और वहां की मैंने सुना है देवी बहुत जागृत है।
तो वहां की देवी से हम जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे तो पूरा होता है। तो चलो हम जाके ट्राई मार के देखते हैं। तो जाके मांग के देखते हैं, पूरा होगा तो हम विश्वास करेंगे, पूरा नहीं होगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो विश्वास या तो होता है या तो विश्वास नहीं होता है। कोई काम हो जाएगा फिर आप विश्वास करेंगे, तो काम होगा कैसे? काम होता ही विश्वास के बाद है। यहां पर बहुत सारा पैसा तो नहीं लगाना पड़ता, बट 3 डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे अगर आप आरसीएम में बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो। पहला, गेटिंग इट डन इन एनी सिचुएशन। कि कुछ भी घटना घटे, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति से आपको गुजरना पड़े, लेकिन आपको किसी भी हालत में जो शुरू किया है उसको अंजाम तक लेकर जाना है। जो शुरू किया उसको अंजाम तक लेकर जाना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। हालांकि समय लिमिटेड रहता है, बट फिर भी कभी कभी चीजें जो है वो घटनाओं से और किस्सों से समझ में आती है। तो मैं अपनी जिंदगी की एक घटना बताता हूं आपको। कि जब मैंने काम की शुरुआत की, आरसीएम के साथ मैंने शुरुआत की। तो जगदलपुर में मैं जगदलपुर रहता था। अभी तो हम रायपुर में शिफ्ट हो गए। अपना एक मकान, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सपनों का मकान हमने आरसीएम की वजह से बनाया है, तो हम तो यहाँ शिफ्ट हो गए। बट जब मैं जगदलपुर में रहता था, तो मैं कभी भी अपने घर से बाहर निकलकर अकेले कहीं गया नहीं था, ट्रैवलिंग नहीं किया था, क्योंकि हम एक कोल्हू का बैल की तरह जिंदगी जी रहे थे कि एक सीमित दायरे में निकलने की न फुर्सत थी, न टाइम था, न पैसा था। सो हम कभी गए नहीं थे। तो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, उन्होंने कहा सर मेरे कांकेर में, जगदलपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर कांकेर, मैं जिंदगी में कांकेर भी कभी नहीं गया था। 150 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता। आज तो हमें लगता है कि खेल है। हम एक एक दिन में मतलब एक एक हफ्ते में मैं पूरे भारत में कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके और कई सारे शहरों में, कई सारे राज्यों में सेमिनार देकर वापस भी आ जाता हूँ। तो ये मजाक सा लगता है, बट उस समय में, उस जमाने में मैं कभी 150 किलोमीटर का भी मैंने सफर किया नहीं था। वो भी बड़ा था। तो उन्हें, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि सर कांकेर में हमारे एक परिचित हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो जिनसे अगर हम जाकर मिले और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अगर वो कर लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने कहा चलो भी, अपने को तो करना है, तो करना है तो कहीं भी करना है। तो बोले कांकेर सर, आपको आइडिया है कांकेर, कभी गए आप? मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा आपको कोई आइडिया है? तो उसने कहा कि सर नहीं, दरअसल मैं भी कभी नहीं गया हूं, लेकिन हाँ मेरी उनसे बात हुई है कांकेर, और वो आए हैं जगदलपुर, बट मैं कभी कांकेर नहीं गया हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी अनाड़ी हम भी अनाड़ी, मिलकर खेलते हैं, है ना? बनेंगे खिलाड़ी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं प्रयास। तो साहब हम दोनों कांकेर की तरफ निकले। पहले उनसे बात किया, उनके उस रिश्तेदार से बात किया कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे, समय देंगे आप? तो उन्होंने कहा बिल्कुल समय देंगे। समय लेकर के हम निकले, बस में गए। पहली बार जीवन में, पहली बार बस में बैठे, कांकेर बस स्टैंड में पहुंचे। फिर वहां से हमने उस व्यक्ति के घर पर फोन किया कि भाई हम घर पर आ रहे हैं। तो बोले हाँ वो आने वाले, आ जाइए आप। हम घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पता चला कि वो घर पे थे नहीं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो आए नहीं। तो घर वालों ने भी फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा हाँ बस मैं आ रहा हूँ। फिर हम 1 घंटा और बैठे, आए नहीं। तो फिर घर वालों ने फोन किया, वो भी परेशान हो रहे थे। तो ऐसा 3-4 घंटा बीत गया। और उसके बाद जब फोन किया तो पता चला फोन स्विच ऑफ है। हमको समझ में आ गया कि भैया भाई साहब को मिलना नहीं है। और घर वालों को भी समझ में आ गया कि ये लोग जो है, इनसे उनको मिलना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी और दिन आ जाइएगा। अब हम उनको क्या बोलते? तो हमने कहा चलो ठीक है, हम वापस लौट चले। लेकिन मन में ये था मेरे कि भाई ये जो व्यक्ति नहीं मिला कोई बात नहीं, ये तो हमारा था भी नहीं। लेकिन जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा था, अब ये घटना होने के बाद अब वो क्या काम करेगा? वो नया व्यक्ति है, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। मुझे लगा इसको तो बचाना पड़ेगा, क्या किया जाए? तो वो व्यक्ति बड़ा निराश मायूस बोलता सर चलते हैं सर, ऐसा ही होता है सर, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मिलके जाएंगे, मिलने आए हैं मिलके जाएंगे। बोला सर कैसे मिलेंगे, वो तो मिलना ही नहीं चाहते। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तो हमने कहा कि चलो हम रात को कांकेर रुकेंगे, सुबह सुबह उनके घर पहुंचेंगे, कहाँ भाग के जाएंगे? तो उसने कहा सर कहाँ रुकेंगे? मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम भाई, चलो बस स्टैंड में पूछते हैं किसी से कहाँ रुकते हैं। तो एनी हाउ कैसे भी करके हम कहीं भी रुके, हमने रात गुजारी। सुबह 6 बजे पहुंच गए उसके घर पे। अब घर वाले भी हैरान, उन्होंने कहा आप गए नहीं? हमने कहा नहीं नहीं, वो क्या कुछ काम आ गया था, जरूरी अर्जेंट काम था, आज कुछ लोगों से मिलना था, तो हम रुक गए। तो हम सोचे कि जब रुके ही हैं तो मिलते हुए जाएंगे। तो उनको बड़ा मतलब लगा, ठीक है फिर भी आइए बैठिए। बड़े भारी मन से उन्होंने कहा, क्योंकि समझ में तो आ गया था कि मिलना नहीं चाहते। बोले ठीक है आइए बैठिए, वो सो रहे हैं, बस उठने वाले हैं, थोड़ी देर में उठते हैं। मैंने कहा ओके। अब आधा घंटा हो गया, उठे नहीं। मैंने पूछा घर वालों से कब तक उठते हैं? बोले रोज तो 6 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं आज शायद थोड़ा थके हुए होंगे। तो मुझे समझ में आ गया थके हुए नहीं है, मालूम पड़ चुका है उनको कि हम आ गए हैं। लेकिन मैंने पता कर लिया था घर में पीछे वाला कोई दरवाजा था नहीं। तो मैंने कहा चल कभी तो उठना ही तो पड़ेगा।
दिन भर तो बिस्तर में सोए नहीं रहेंगे, और सोए रहेंगे तो हम भी बाहर बैठे रहेंगे। 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया, फाइनली 9 बज गया। हम साहब उठे नहीं। 9 बजे वो आंख मलते मलते आए, और उन्होंने कहा कि अरे आप लोग गए नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, रात को बड़ा देर हो गया था, और ठीक है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आइए। अब वो बैठे जैसे ही उन्होंने अपने हिसाब भाषण शुरू कर दिया कि अरे ये सब कंपनियां फ्रॉड होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड होती है, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मेरे मामा ने किया था, अरे उसने किया था। आधा घंटे तक बोलते रहे, आधा घंटे तक हम सुनते रहे चुपचाप। जब आधा घंटा उनका हो गया, थोड़ा उनको भी लगा होगा कि यार आधा घंटा मैं बोल चुका, अब इनको भी दो चार लाइन बोलने दो। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं सर आप बताइए। मैंने कहा सर देखिए, इतना सा मुझे बोलना है कि ये आपके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, और इन्होंने आपसे समय लिया था, फिर हम आपसे मिलने आए थे। कल हम आए, किसी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज हम आए हैं, और हमें कोई काम नहीं था कांकेर में, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए रुके हैं, तो क्या आप हमारी 15 मिनट की बातचीत सुनेंगे? उसको लगा भी आधा घंटा मैंने बोला, इन्होंने ध्यान से सुना, तो यार 15 मिनट सुनना बनता है। कहा ठीक है बोलिए। भारी मन से बोला बोलिए। फिर मैंने पूरा आरसीएम का प्लान दिखाया, आरसीएम की प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाया। अब वो सुनते सुनते इतना हैरान रह गया, बोला यार मैंने जो आरसीएम के बारे में सुना था वो तो अलग था। मैंने कहा सर यही फर्क होता है कि जो सुनी सुनाई बात होती है वो अलग होती है, सच्चाई थोड़ी अलग होती है। एनी हाउ कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, हमारे लिए बड़ी बात है। आप करेंगे ऐसा कोई उम्मीद लेकर हम आए भी नहीं थे। सुन लिया आपने, हमको खुशी मिली। उसे कहा नहीं नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ सबसे पहले तो कि मैं जानबूझकर आप लोगों को परेशान कर रहा था। आप लोगों को मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये कोई फ्रॉड होगा, इस टाइप की चीज होगी। एक काम कीजिए, कुछ प्रोडक्ट आप लाए हैं तो एक दो प्रोडक्ट हम ले गए थे सैंपल में, वो उसने खरीद लिया। जो आरसीएम का प्लान बुक था 50 रुपए का, उसने कहा ये 50, ये बुक कितने की है? मैंने कहा 50 रुपए के। बोला लाइए सर ये बुक मुझे दीजिए, ये 50 रुपए लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा अच्छे से, पढ़कर फिर डिसीजन लेकर आपसे बात करता हूँ। अब वो ज्वाइन करे या ना करे, जो इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा और वो जो इंप्रेस्ड हो गया, तो मेरे साथ जो बंदा था, मैं उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था, तो मुझे दिखा कि साहब ये बंदा वापस एक्साइटेड है। मैंने कहा चलो ये बच गया, इसकी लाइफ बच गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये करे मत करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस आया। तो ऐसी पता नहीं कितनी ही घटनाएं, जब आरसीएम शुरू करके हम निकले ना रास्ते में मार्केट में, तो ऐसी कितनी ही घटनाएं घटी। बट हमारी कामयाबी का, मेरी कामयाबी का अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या राज है, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा। मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैं कभी रुका नहीं। कभी मैं रुका नहीं, पीछे लौटने का कोई मेरे मन में ख्याल ही नहीं आया। और आया भी तो जो ड्रीम मैंने लिखकर टांगे थे, उन ड्रीम्स ने मुझे पीछे लौटकर जाने नहीं दिया, मेरे सपनों ने मुझे लौटकर जाने नहीं दिया। मेरे अपलाइन ने मुझसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा सचिन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब, यस या नो? आप भी कमेंट में लिख के बताइए क्या आप सहमत है? दो प्रकार के लोग होते हैं, कामयाब और नाकामयाब। सहमत है तो यस लिखिए, सहमत नहीं है तो नो लिखिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब। यस या नो? यस या नो? यस या नो? बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जवाब दिया था सर यस। यस। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब। उन्होंने कहा नो, इट्स रॉन्ग। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे भगौड़े। तो मैंने कहा कि मतलब? उन्होंने कहा कि साहब हम नाकामयाब उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो मैदान छोड़कर हट जाते हैं, भाग जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। जो मैदान में है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अपनी अंतिम सांस तक जो लड़ने को तैयार है उसको कौन हरा सकता है? हारता वही है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि आपसे में पैसा नहीं लगाया आपने, बट कहीं ना कहीं आपने सपने देखे हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप आरसे में आए हैं। तो आप डिसीजन लीजिए कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, बट मैं चलता रहूंगा, और चलते रहेंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दूसरा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा, एक स्टूडेंट बना रहूंगा। कभी भी मेरे मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे यह लगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, उसी दिन से मेरी कामयाबी वहां रुक जाएगी, और हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। तो मुझे जीवन भर सीखते रहना है, सीखते रहूंगा तो आगे बढ़ता रहूंगा। तीसरा है प्रोफेशनलिज्म। मतलब आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इसको गली क्रिकेट की तरह नहीं खेलूंगा, बल्कि मैं इसको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह खेलूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जैसे क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं भारत में, अगर आप देखें ठीक से तो करोड़ों लोग खेलते हैं। बट कितने लोग चैंपियन बनते हैं? कितने लोग सचिन तेंदुलकर बनते हैं? कितने लोग MS धोनी बनते हैं? कितने लोग विराट कोहली बनते हैं? चंद वो लोग जो क्रिकेट को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, डेडिकेशन के साथ,
सीखते हुए, कोच के गाइडेंस में, वही लोग चैंपियन बनते हैं। सो आरसीएम में भी आते बहुत लोग हैं, बट कामयाब वही लोग होंगे जो इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, अपने कोच के गाइडेंस में, अपने कोच के मार्गदर्शन में, सीखते हुए, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, वो लोग कामयाब होंगे। तो ये 3 डिसीजन लेने के लिए अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए रेडी। आप रेडी तो फिर आगे बढ़ें, आगे की बातचीत करें कि आगे क्या करना पड़ेगा। तैयार हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट इजी, बट इट इज नेसेसरी। ये आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कामयाब हो जाना बहुत आसान है। आजकल बहुत सारी चिटफंड कंपनियां, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आ रही हैं बाजार में। क्रिप्टो उप्टो पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट चल रहा है जो कि इलीगल है, नेटो मार्केटिंग में वो बिकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो गलत है, बिटकॉइन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। रातों रात करोड़पति बनने के लिए कितने सारे फार्मूले बाजार में आज आए हुए हैं। सो ठीक है, वो बहुत आसानी से पैसा कमाने का आपको ऑफर देते हैं, और हो सकता है कुछ लोग कमा भी लेते हैं, बट जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भरना पड़ जाता है। जो आपने कमाया वो तो जाता ही है, और बाप दादाओं की जो कमाई हुई इज्जत और पैसा है वो भी चला जाता है। ऐसा आपने भी कई लोगों को देखा होगा, और मैंने भी कईयों को देखा है कि गलत कंपनी में, लालच में अगर आप फंस गए तो सारा आप कहीं के नहीं रहेंगे। इज्जत बनाने के लिए आप आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, और इज्जत जो बनी थी, बाप दादाओं ने बनाया था, वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए अच्छी कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और जब भी कोई अच्छी कंपनी को आप देखना चाहें, पता करना चाहें कि क्या पैमाना है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। कामयाब होना अगर इतना आसान होता, करोड़पति बनना इतना आसान होता, अमीर बनना इतना आसान होता, तो भारत में कोई भी गरीब होता क्यों? सारे के सारे करोड़पति होते ना। तो आसान नहीं है, मगर जरूरी है। जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये नहीं किया तो क्या कोई रास्ता है आपके पास जिससे आप अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर सकें? क्या कोई जरिया है आपके पास जिससे कि आप अपनी जिंदगी को सपनों की जिंदगी बना सकें? एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, मैं अपनी जिंदगी के 22 साल के अनुभव पर आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम से, आपकी परेशानी से, आपके दर्द, आपकी तकलीफ से आपके अलावा दुनिया में किसी को भी इतना कोई सरोकार नहीं है। अब जिंदा हैं कि मर गए हैं, कुछ लोग कुछ दिनों तक रोते हैं, मरने के बाद आप चले जाएंगे, दुनिया अपने अपने काम पे लग जाएगी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपके परिवार को पड़ेगा, आपके होने या ना होने से। तो उस परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या तरीका है आपके पास कि उनको अब एक सुरक्षित जीवन दे दें? क्या तरीका है आपके पास कि उस परिवार में अगर कोई जरूरत पड़े तो आप उनको वो चीज लाकर दे सकें? क्या तरीका है आपके पास कि आप अपने बच्चों को वो जीवन दे सकें जिस जीवन के वो हकदार हैं? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान नहीं है, मगर ये जरूरी है। ये मेहनत अगर आज कर ली तो शायद ये पूरा जीवन बदल सकता है, आरसीएम के साथ अगर आप आज चल गए।